10वीं वर्ग के छात्र छात्राओं को आज के इस नॉन एकेडमिक क्लास में श्वसन पार्ट 2 से संबंधित जानकारी दी जा रही है। पार्ट 1 में आपको ऑक्सी श्वसन अनऑक्सी श्वसन में जो अंतर है उसके बारे में जानकारी दी गई। श्वसन की मुख्य क्रियाओं के बारे में आपने जाना। अब आप यहां से जाने कि श्वसन की क्रिया में पायरुवेट का विखंडन होता है। तो इसके पहले हमने बताया था पायरुवेट बनता है, ग्लूकोज से पायरुवेट का निर्माण होता है। ग्लूकोज जैसे ही कोशिका में प्रवेश करती है, ग्लूकोज के अणु विखंडित होकर पायरुवेट के अणु में बदल जाते हैं। पायरुवेट क्या है, इससे संबंधित जानकारी रखने की जरूरत है। CH3CO और COOH अर्थात कार्बन के 3 परमाणुओं के संयोग से बना कार्बनिक यौगिक, जिसमें CO और COOH कीटोन एवं COOH का तात्पर्य कार्बोक्सी अम्ल, इन दोनों अभिक्रियाशील मूलकों के संयोग से जो कार्बनिक यौगिक बनते हैं, अर्थात कीटोन तथा कार्बोक्सी अम्ल, कार्बोक्सी अम्ल के संयोग से बना कार्बनिक यौगिक जिसमें कार्बन के 3 परमाणु होते हैं। पायरुवेट कहलाता है। ग्लूकोज के एक अणु से पायरुवेट के जो अणु बनते हैं, ग्लूकोज C6H12O6 है। अब इसमें 1, 2, 3 कार्बन है, अर्थात 2 पायरुवेट बनते हैं। एक ग्लूकोज से 3 पायरुवेट का निर्माण होता है। अब पायरुवेट के विखंडन से जो ऊर्जा प्राप्त होती है, अर्थात कोशिका के अंदर संपन्न होने वाली क्रिया के संदर्भ में जानकारी दी जा रही है। जो पायरुवेट के विखंडन की क्रिया पायरुवेट का विखंडन 3 तरीके से होता है। पहले तो
हम ऐसे इसको कर सकते हैं, पायरुवेट का विखंडन माइटोकॉन्ड्रियल विखंडन, यानी माइटोकॉन्ड्रिया में, और दूसरा कोशिका द्रव्य में। कोशिका द्रव्य में माइटोकॉन्ड्रिया में जो विखंडन की क्रिया होती है उससे कोशिका द्रव्य में होने वाली विखंडन की क्रिया भिन्न है। कोशिका द्रव्य में दो तरह के विखंडन की क्रिया होती है, एक इष्ट की उपस्थिति में होती है, इसमें ऑक्सीजन अनुपस्थित है, O2 की अनुपस्थिति, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। और यहां जो पायरुवेट का विखंडन माइटोकॉन्ड्रिया में होगा, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, O2 की उपस्थिति में। यहां जो इष्ट की उपस्थिति में हो रही है, यह भी एब्सेंस ऑफ O2 है, और यहां भी एब्सेंस ऑफ O2 है। माइटोकॉन्ड्रिया में जो O2 की उपस्थिति में क्रिया होती है वह है पायरुवेट से O2 की उपस्थिति में क्रिया हुई और इससे बनेगा CO2 H2O और ऊर्जा। और यहां इष्ट की उपस्थिति में जो क्रिया हुई उसमें पायरुवेट से C2H5OH एथिल अल्कोहल का निर्माण होगा, प्लस CO2 मुक्त होगा। तो यहां याद ये रखने की जरूरत है कि कोशिका द्रव्य में इष्ट की उपस्थिति में और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में पायरुवेट विखंडित होकर इथेनॉल प्रदान करता है और CO2 मुक्त होता है। इथेनॉल प्रदान करने की जो यह क्रिया है, इस क्रिया को किण्वन के रूप में भी जाना जाता है। अभी किण्वन के बारे में अलग से थोड़ी सी चर्चा करें। तो संक्षेप में सिर्फ यही जानना कि माइटोकॉन्ड्रिया में O2 की उपस्थिति में पायरुवेट ऑक्सीजन से विखंडित होकर CO2 H2O एवं ऊर्जा मुक्त करती है, और कोशिका द्रव्य में इष्ट की उपस्थिति में जो क्रिया होती है उस क्रिया में इथेनॉल का निर्माण होता है पायरुवेट से और CO2 मुक्त होता है। और फिर पायरुवेट से ऑक्सीजन की उपस्थिति में लैक्टिक एसिड बनता है, लैक्टिक अम्ल बन जाता है, C3H6O3। ये लैक्टिक अम्ल कोशिका द्रव्य में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में पायरुवेट के विखंडन से बनता है।
यह लैक्टिक अम्ल पेशियों में जमा रहता है, जिससे पेशियों में जकड़न हो जाती है। यह लैक्टिक अम्ल मांसपेशियों को ऑमलेट के तरह जमाने का प्रयास करता है, जिसके कारण मांसपेशियों में जो जकड़न होती है, उस जकड़न के प्रभाव से मांसपेशियों में दर्द होने लगती है, जिसे क्रैम्प की स्थिति कहते हैं। मांसपेशियों में क्रैम्प उत्पन्न होती है। इस क्रैम्प के कारण मांसपेशियों में दर्द होता है। जो लैक्टिक अम्ल की अधिकता के कारण उत्पन्न होता है। पायरुवेट के विखंडन की पूरी चर्चा इसमें की गई। एक तो माइटोकॉन्ड्रिया में हुआ और 2 विखंडन की क्रिया कोशिका द्रव्य में। यहां ईस्ट की उपस्थिति में जो क्रिया होगी, वहीं पायरुवेट से इथेनॉल बनेगा। यहां भी ऑक्सीजन की अनुपस्थिति है, यहां भी ऑक्सीजन की अनुपस्थिति है। अब इसमें एक क्रिया है किण्वन की। किण्वन की जानकारी देते हुए बताना चाहूंगा, फर्मेंटेशन किण्वन बहुत इंपोर्टेंट टर्म है। केमिस्ट्री में इसका खूब उपयोग होगा, बायोलॉजी में भी उपयोग दिया है। किण्वन फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन फर्मेंटेयर वर्ड से बना है। ग्रीक भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है फदफदाना। यानी एक ऐसा वर्ड है, जब कोई वस्तु सड़ने लगती है और सड़ते हुए उससे CO2 मुक्त होने लगता है, तो झाग जैसा ऊपरी परत पर दिखाई पड़ने लगती है। खास करके कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा आदि युक्त जो पदार्थ हैं, आटा सड़ रहा है या चावल सड़ रहा है या दाल खराब हो रहे हैं, ऊपर सादा सादा जैसा झाग बन जाता है, फल सड़ने लगते हैं और उसमें पानी की अधिकता होती है। शर्करा यानी गन्ना से प्राप्त जो इक्षु शर्करा है, शक्कर जो पतले यानी मोलासेस का मतलब हो गया पतला शक्कर। तो इसमें भी ये क्रिया होती है। शराब उत्पादन की सारी क्रियाएं किण्वन है। फल सड़ा के बनाया जा रहा है, महुआ सड़ा के बनाया जा रहा है, चावल सड़ा के बनाया जा रहा है। तो किसी भी प्रकार के शर्करा का ईस्ट की उपस्थिति में, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में विखंडन होता है। मोलासेस में 10% जल मिलाकर उसे तनु बना दिया जाता है, डाइल्यूट कर दिया जाता है, वो पतला हो जाता है। जल मिला देने से वह डाइल्यूट हो गया, पतला हो गया, सांद्रता घट गई और तो शर्करा है ये C12H22O11 चीनी। इसका विखंडन होता है ईस्ट की उपस्थिति में। ईस्ट के पास एंजाइम है, जाइमेज, इन्वर्टेज, ये 2 तरह के एंजाइम होते हैं ईस्ट में, जाइमेज या इन्वर्टेज। एंजाइम की उपस्थिति में C6H12O6
और फिर C6H12O6। इसमें जो जल डाला गया H2O ये यहां है, इससे सुक्रोज का निर्माण होता है। अब यहां से जो श्वसन की क्रिया में किण्वन के बारे में जानना है वो यहां से शुरू होती है। तो C6H12O6 यहां इन्वर्टेज यानी ईस्ट से प्राप्त एंजाइम का उपयोग होता है। दोनों में से किसी एक एंजाइम का विशेषकर इन्वर्टेज से ये क्रिया होती है। C2H5OH प्लस CO2 ये CO2 मुक्त होता है। CO2 जब निकलते हैं उस लिक्विड के ऊपरी सरफेस से, जो पदार्थ सड़ रहा है उसके ऊपरी सतह से CO2 निकलता है, तो गैस के निकलने के कारण बुलबुले बनते हैं और वही बुलबुला झाग के रूप में दिखाई पड़ता है। जो पदार्थ सड़ता हुआ प्रतीत होता है, इथेनॉल का निर्माण हुआ। यहां भी याद रखने की जरूरत है कि किण्वन की क्रिया में यानी ईस्ट की उपस्थिति में जो अनॉक्सी श्वसन होते हैं उसको किस नाम से जाना जाता है? तो किण्वन के नाम से जाना जाता है। और उस क्रिया में एक ग्लूकोज के एक अणु से इथेनॉल के कितने अणु बनते हैं? तो ग्लूकोज के एक अणु से इथेनॉल के 2 अणु बन रहे हैं। और CO2 भी मुक्त होता है। वह CO2 वायुमंडल में मुक्त हो जाता है, जो बुलबुले निर्माण के रूप में जाना जाता है। एक महत्वपूर्ण चीज यह जानना है कि CO2 जो मुक्त हो रहा है इसका परीक्षण हम कैसे कर सकते हैं कि यहां CO2 ही निकलता है। तो आप जानते हैं कि CO2 चूना के जल को दूधिया बनाता है। तो चूना हम बर्तन में छोड़े, ऊपर का जो पानी है उस पानी को चूना जब गलने के लिए उसमें जल डाल दिया जाता है तो चूना सब पैंदी पर, बॉटम पर, पात्र के बॉटम पर बैठ जाता है। ऊपर का जो जल है उस जल को हम एक कांच के गिलास में लेकर और जब हम उसको एक पाइप से फूंकते हैं तो चूना का जल दूधिया हो जाता है। तो यहां 2 तरह के प्रश्न का यह उत्तर है कि साबित करें कि निःश्वसित वायु में CO2 होती है कैसे। आप प्रयोग के द्वारा कैसे स्पष्ट कर सकते हैं कि निःश्वसित वायु में CO2 उपस्थित है। तो सामान्य सा प्रयोग है, निःश्वसित वायु में CO2 उपस्थित है। CO2 की उपस्थिति की जांच। मैं इसको लिख नहीं रहा हूं, लेकिन यह स्पष्टता समझने की जरूरत है कि कांच का गिलास लिए, इस गिलास में चूना का जल लेते हैं, चूना जल, और एक पाइप की सहायता से इसमें फूंकते हैं। फूंकने पर तो जो हमारी फूंक है वह निःश्वसित वायु है, छोड़ी गई वायु है श्वासोच्छ्वास के दौरान। तो फूंकने से CO2 इसमें प्रवेश किया, चूना जल प्लस
CO2 बराबर चूना जल दूधिया हो गया। चूना जल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, CO2 से अभिक्रिया हुआ बाइकार्बोनेट का निर्माण होता है। और जल में जो CO2 घुला रहता है वह कार्बनिक अम्ल का भी निर्माण करता है। H2O प्लस CO2 H2CO3 सारे कोल्ड ड्रिंक में यही रहता है। जितने भी कोल्ड ड्रिंक है उसमें H2CO3 रहता है। उच्च दाब पर इसको भरा जाता है। जैसे यह दाब हटता है तो अभिक्रिया इस डायरेक्शन में आने लगती है। H2CO3 से H2O प्लस CO2 का निर्माण हो जाता है। या जब हम पी लेते हैं कोल्ड ड्रिंक को तो डाइजेशन सेंटर में यानी पेट में जाने के बाद ऑटोमेटिक दाब समाप्त हो जाता है। वहां विखंडन की क्रिया होती है। H2CO3 टूटता है, H2O CO2 में बदलता है। जैसे ही CO2 में बदला तो गैस बाहर निकलेगी पेट से और H2O बन जाता है। निश्वसित वायु में CO2 की उपस्थिति से संबंधित जो प्रयोग है वो याद रखने की जरूरत है कि कांच के गिलास में हम चूना का जल लेते हैं और फिर उसको पाइप से फूंकते हैं। कुछ ही देर तक फूंकते रहेंगे तो चूना का जल जो है वो दूधिया कलर, मिल्की कलर, दूध जैसा हो जाएगा। उसका रंग बदलकर जो स्पष्ट करता है कि जो निश्वसित वायु है यानी जो फूंकी गई वायु है उसमें CO2 है। अब इससे आगे जानना है, इसमें एक क्रेब्स चक्र की चर्चा होती है। ऐसे तो 10th क्लास के सिलेबस से ये थोड़ा बाहर है, लेकिन जानना चाहिए क्रेब्स चक्र ये आखिर है क्या। तो हैंस क्रेब ने (1937) में श्वसन के संदर्भ में एक चक्र की जानकारी दी। 1937 में यह जानकारी दिया गया और इसी के आधार पर 1954 में इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। नोबेल पुरस्कार से इन्हें नवाजा गया। हैंस क्रैब को क्रेब्स चक्र के आधार, ये क्रेब्स चक्र को साइट्रिक अम्ल चक्र भी कहते हैं। दूसरा नाम है साइट्रिक एसिड साइकिल। क्रेब्स चक्र में मूलतः ATP अणु का निर्माण होता है। और हाइड्रोजन जो है ग्लूकोज के विखंडन के बाद CO2 वायुमंडल में मुक्त हो जाता है। वर्ज्य पदार्थ के रूप में CO2 छोड़ दिया जाता है और H2O का निर्माण होता है और कुछ H2 भी उससे मुक्त होते हैं। H2 जो मुक्त होते हैं जैसे ग्लूकोज है C6H12O6, तो इसमें सबसे अधिक मात्रा में हाइड्रोजन है। जब इसका विखंडन होता है तो CO2 बना
H2O भी बना और कुछ हाइड्रोजन रिलीज हो, मुक्त हो, यानी एक्स्ट्रा हाइड्रोजन इसके पास। अब वह हाइड्रोजन क्रेब्स साइकिल में मदद करता है। ग्लूकोज के विखंडन से मुक्त होने वाला हाइड्रोजन क्रेब्स साइकिल का निर्माण करता है। इसमें दो मॉलिक्यूल होते हैं, एक NAD और एक मॉलिक्यूल होता है FAD। निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड इसका नाम। और फिर हेल्वीन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। NAD से H2 जुड़ता, हाइड्रोजन जुड़ता है, NADH2 बनता है और इससे 3 अणु ATP के बनते हैं। और फिर NAD+H2 बराबर NADH2, इससे ATP के 3 अणु। और फिर FAD+H2 FADH2, इससे ATP के 2 अणु। और फिर ATP से ADP बनता है और ATP से ADP कैसे बन रहा है? तो जब हम ऊर्जा खर्च करते हैं, ऊर्जा खर्च करने से ADP बन गया और फिर ADP जब हम रेस्ट में होते हैं फिर ये ATP में बदलता है। तो यही साइकिल है, ATP से ADP और ADP से ATP में जो परिवर्तन होता है इसी को क्रेब्स चक्र के नाम से जाना जाता है। क्रेब्स चक्र की परिभाषा क्या हो जाएगी? NAD से हाइड्रोजन के जुड़ने से NADH2 और उसके विखंडन से 3 अणु ATP का निर्माण। पुनः FAD से हाइड्रोजन के जुड़ने से FADH2 और इसके विखंडन से 2 अणु ATP का निर्माण। पुनः ATP से ADP और ADP से पुनः ATP अणु के निर्माण की क्रिया लगातार चलते रहती है। इसी से एक तरफ से ऊर्जा बनती है और एक तरफ ऊर्जा खर्च होती है। इसी को क्रेब्स चक्र के नाम से जाना जाता है। तो शॉर्ट में हम यह भी कह सकते हैं, हाइड्रोजन के मुक्त होने के कारण ADP से ATP और ATP से ADP अणु के निर्माण की क्रिया को क्रेब्स चक्र कहते हैं। ये डिटेल से जानकारी दी गई, इसको जानना है। शॉर्ट में डिफिनेशन इसका ये हो जाएगा, क्रेब्स चक्र का H2 के
के मुक्त होने के कारण ग्लूकोज के विखंडन से H2 के मुक्त होने के कारण H2 के मुक्त होने के कारण ATP से ADP होना, ADP से ATP अणु बनने की चक्रीय क्रिया क्रेब्स चक्र कहलाती है। क्रेब्स चक्र, और बहुत ढंग से इसको आगे के क्लास में यदि आप बायोलॉजी लेंगे और 11th में फिर इसकी चर्चा आपको डिटेल से करनी पड़ेगी। 10th के सिलेबस में के लायक सिर्फ यही जानना है कि ATP से ADP और ADP से पुनः ATP अणु का निर्माण जो होता है। आप थोड़ा सा ATP के बारे में जानने की जरूरत है। ATP यानी ऊर्जा संवरक या ऊर्जा मुद्रा क्या है? इसको ऊर्जा विनिमायक, ऊर्जा विनिमय करने वाला भी कहा जा सकता है। श्वसन की क्रिया जो संपन्न होती है कोशिका में, उससे जो ऊर्जा मुक्त होती है वह ऊर्जा ATP अणु के रूप में संचित रहता है। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन है और फॉस्फेट के 3 अणु, इसी रूप में ऊर्जा जमा रहती है। पहले जानकारी दी गई कि सूर्य की ऊर्जा ग्लूकोज में जमा हो गई और ग्लूकोज जब कोशिका में टूटा तो उससे जो ऊर्जा निकली वह ऊर्जा जब संचित रखना है ऊर्जा को तो कोई ना कोई मॉलिक्यूल में ही उसको रखना पड़ेगा। तो एक मॉलिक्यूल है जिसमें फॉस्फेट के 3 अणु हैं और एडिनोसिन मॉलिक्यूल के संयोग से बना हुआ एक यौगिक है। उस यौगिक के एक मॉलिक्यूल में वह ऊर्जा जमा हो जाती है, जो कोशिकीय श्वसन से मुक्त होने वाली ऊर्जा है, वह ऊर्जा उसमें संचित हो जाती है। वह संचित ऊर्जा, वह जमा की गई ऊर्जा ATP के नाम से जाना जाता है। और फिर जब हम उस ऊर्जा का उपयोग करते हैं, चलते हैं, टहलते हैं, घूमते हैं, दौड़ते हैं, खेलते हैं, काम करते हैं, पलक झपकाते हैं, हाथ हिलाते हैं, एनी टाइप ऑफ एक्सटर्नल और इंटरनल बॉडी मूवमेंट जो संपन्न होती है, एक्सटर्नल भी और इंटरनल भी, उसमें ऊर्जा की जरूरत होती है। तो हम ATP रूपी टंकी से ऊर्जा लेते हैं। ATP ATP में बदल जाता है जब ऊर्जा सप्लाई देती है, तो एडिनोसिन डाइफॉस्फेट में वह बदल जाता है। एडिनोसिन डाइफॉस्फेट 10th के लिए बहुत इंपोर्टेंट टर्म, इसको जानना बहुत जरूरी है। ऊर्जा संवरक पूछता है 10th क्लास के सिलेबस के अंदर। तो ऊर्जा जब खर्च होती है तो इसमें आ गया, और फिर जो ऊर्जा आएगी तो ये इसमें हो जाएगा। क्रैश चक्र यहां भी क्लियर हो रहा है। जब हम खर्च करेंगे
तो एटीपी से एटीपी बनेगा, और जब हम रेस्ट में रहेंगे तो उस समय एटीपी से एटीपी। दिन भर लोग मेहनत करता है, शाम में काम करते करते थक जाता है, कहता बड़ा हरासमेंट महसूस हो, बहुत आज काम किए। इसका मतलब क्या है कि जब जितनी एटीपी के मॉलिक्यूल थे, यानी टोटल नंबर ऑफ एनर्जी टंक, जितना भी एनर्जी का टंकी था, टोटल एटीपी में हमने काम करके खर्च कर दिया। अब खाली एटीपी जब बचा तो काम करने की इच्छा नहीं हो रही है, बहुत हरासमेंट महसूस हो रहा है। फिर जब हम रात में खाना खा के आराम से सोते हैं, रेस्ट में रहते हैं, या तो फिर हम काम करते करते कुछ देर के लिए रेस्ट में चले जाते, वैसी स्थिति में पुनः एडीपी डाई जो है, डाई फिर ट्राई में बदलेगा, डाई बदलेगा ट्राई में, तो एडीपी से एटीपी का निर्माण होता है, यानी फिर यहां से निर्माणात्मक क्रिया हो रही है, संश्लेषणात्मक, यहां है विखंडनात्मक। ट्राई से डाई बना, फिर डाई से ट्राई बन जाएगा, तो जमा हो जाएगी। हम जब रात भर आराम से अच्छी नींद में सोकर उठते हैं तो सुबह सुबह ताजगी महसूस होती है, क्योंकि एटीपी पर्याप्त मात्रा में हमारे बॉडी में बनकर संचित हो गया रहता है। फिर हम काम करेंगे उस ताजगी से, धीरे धीरे एटीपी के जितने सारे मॉलिक्यूल बॉडी में स्टोर हैं वो सब एडीपी में बदल जाएंगे। फिर हमको ऊर्जा की कमी महसूस होने लगेगी, हरासमेंट महसूस होने लगेगा। फिर रेस्ट करेंगे, एडीपी से एटीपी बनेगा। यही क्रिया लगातार चलती है। तो ऊर्जा मुद्रा क्या है? एडिनोसिन ट्राई एटीपी के अणु जिस रूप में ऊर्जा संचित रहती है, ऊर्जा मुद्रा या ऊर्जा संपर्क कहलाता है। एटीपी के अणु के रूप में ऊर्जा संचित रहती है, ऊर्जा मुद्रा या ऊर्जा संपर्क कहलाती है। यह एटीपी से एटीपी में बदलता और एटीपी से एटीपी में बदलता है, इसलिए इसको ऊर्जा विनिमयक के नाम से भी जाना जाता है। अब इससे आगे क्रेब्स चक्र हुआ। अब आप जाने कि जो श्वसन की क्रिया होती है, श्वसन की जो क्रिया होती है उसमें ग्लूकोज के अणु का जो निर्माण होता है, वह कार्बोहाइड्रेट जो हम लोग भोजन के जो अवयव हैं उसमें जो कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, प्रोटीन है, तीनों सोर्स है उसका। तो कार्बोहाइड्रेट से भी वसा मिला और कार्बोहाइड्रेट से भी ग्लूकोज बने और उससे ऊर्जा मिलेगी, वसा से भी और प्रोटीन से भी। वसा से लगभग 9 कैलोरी, कार्बोहाइड्रेट से लगभग 3 से 4 कैलोरी, 3.5 कैलोरी, 3.5 कैलोरी, और प्रोटीन से 3.2 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती। इस प्रकार श्वसन में जो ग्लूकोज बनते हैं तो उस वहां हम कह सकते हैं वसा द्वारा श्वसन, प्रोटीन द्वारा श्वसन, कार्बोहाइड्रेट द्वारा श्वसन की क्रिया संपन्न होती है। अब इसमें गैसीय अणुओं का परिवहन, अब इससे आगे एक वीडियो और डाला जा रहा है जिसमें श्वसन से संबंधित पूरी जानकारी समाहित कर दी जाएगी और पूरे श्वसन के बारे में आप अच्छी तरह जान पाएंगे। धन्यवाद।